Hello everybody. Welcome to this lecture number 2 of this crash course. यहाँ हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ क्लास 11th। लेकिन ये इनिशियल स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा बेस ये भी बना के चलता है अपने साथ आगे आने वाले 12th के चैप्टर्स के लिए, तो ध्यान से इसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, which is about the classification of organic compounds। कि एक्चुअली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रखा है, उनका क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से कर रखा है, किस आधार पे कर रखा है। देखो, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कंपाउंड पढ़ोगे उनको मेजरली जो हमें याद भी रखना है, हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि भाई जो भी आपके पास कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पे एक कैटेगरी हमने कंपाउंड्स की बना दी है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज या बॉन्ड। ये काफ़ी सिंपलेस्ट कैटेगरी है, कार्बन कार्बन लिंकेज या कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये आप भी जानते होंगे, एक बार फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उस क्लास को हम एल्केन कह देते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी लिखते जाते हैं। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। दूसरी क्लास यानी कि एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन के नंबर के डबल से दो ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से एल्कीन, देखो एल्कीन में बहुत बार आपको ओलिफिन्स करके देगा, तो एल्कीन्स का नाम ही ओलिफिन्स होता है। ये नाम कैसे पढ़ते हैं इनके, ओलिफिन्स वगैरह, ये क्योंकि जैसे ये ऑयल बनाते होंगे या किसी और चीज़ में यूज़ करते होंगे तो इस हिसाब से इनके नाम पड़ जाते हैं। एट द एंड आपको एल्कीन का नाम ओलिफिन याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछ देता है फाइंड द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, तो यानी कि आपको डबल बॉन्ड के बारे में बताना है। अब वो बचकाने क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि एज एन क्रैश कोर्स टाइम बहुत कम है। लेकिन हमें ध्यान में रहना चाहिए कि एल्कीन ओलिफिन्स होते हैं। अच्छा, अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n। जस्ट डबल होंगे कार्बन के नंबर के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल हो जाएगा देन द नंबर ऑफ कार्बन। और लास्ट में आपके पास बचते हैं एल्काइन। अब ये आपको बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन बताना चाहिए कि इनको एसेटाइलिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला मेंबर होता है एसेटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसेटाइलिनिक बॉन्ड बोले या एसेटाइलिन बोले तो भी आपको समझना है कि एल्काइन होंगे। ये होते हैं CnH2n-2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन से दो कम होता है। अच्छा, ये तो अब बहुत ही कॉमन बातें हो गई, है ना, बहुत पहले से भी आपको पता होंगी। कुछ एक आध बातें मैं और बता दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, बिल्कुल ही ध्यान में रहनी चाहिए, फालतू बातें बिल्कुल होंगी नहीं यहाँ पर। साइक्लिक एल्केन्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए मेरे भाई। साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला एल्कीन के जैसा होता है, यानी कि CnH2n। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये मैंने बनाया C2H4, इज इट अ एल्केन और अ एल्कीन? तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। हो सकता है, देखो हमने पहले ये चीज चेक कर ली, इट इज फॉलोइंग ए जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n, दैट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन। सो देर आर बेसिकली टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हो सकता है ये एक एल्कीन ही हो। एल्कीन होगा तो आप सिंपली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो जाएंगी, तो वहां पे आप बेसिकली हाइड्रोजन लगा सकते हो। दैट इज सिंपल। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, ये आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है, कि ये एक साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। ये एक साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। ध्यान से एक चीज आप ध्यान से रखोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे, कि अगर कहीं पर भी साइकिल बननी है या कहीं पर भी अगर रिंग बननी है तो एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए।
एटलीस्ट कितने, 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। इतना दो में टॉर्सिनल स्ट्रेन बन भी नहीं सकता, और होगा भी तो टॉर्सिनल स्ट्रेन ही आप इतना हो जाएगा कि वो रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखोगे। देखो छोटी सी जगह है, बहुत सारे पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिए, समेट लिए। ये साइक्लिक एल्केन के बारे में ये बातें हैं, इनको भी आप ध्यान में रखना। अच्छा सर, स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे बांटा गया है, हमने कहा आइए उनको भी देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर के आधार पे हमने इनको दो कैटेगरी में बांटा है। देखो स्ट्रक्चर आपने कैसे देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या तो ऐसे चेन वाले होते हैं या रिंग वाले होते हैं। तो हो सकता है कि ये चेन वाले हो, अब चेन है तो ओपन भी लगा सकते हैं, क्योंकि चेन तो खुली होती है, रिंग की तरह क्लोज तो होती नहीं है। तो ओपन चेन कंपाउंड उनको हम कह देते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का एक और नाम होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स। सर एलिफेटिक ही नाम क्यों पड़ा, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहोगे तो फिर ये कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको उतना कुछ मिलेगा नहीं वहां से याद करने में, हेल्प कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहते हैं, बस ये ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन, यानी कि चेन अब आपकी क्लोज्ड हो चुकी है, और जब चेन क्लोज हो जाती है तो वो क्या फॉर्म करती है मेरे भाई, वो रिंग फॉर्म करती है। तो रिंग कंपाउंड्स। अब रिंग कंपाउंड्स दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है ये कंजुगेशन दिखाएं और अपनी स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ाएं, तो उनको हम कहेंगे एरोमेटिक, कि भाई ये एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको हम कह देंगे एरोमेटिक। और हो सकता है इनमें कंजुगेशन ना हो, तो ये हो जाएंगे एलिफेटिक। कंजुगेशन क्या होता है, हम रेजोनेंस में देख चुके हैं, हम रेजोनेंस में देख चुके हैं, वन पे कुछ और टू थ्री पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। वन पे कुछ क्या क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, तो वो कंजुगेशन हो जाएगा। और टू थ्री पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। दो केसेस बैक बॉन्डिंग के भी थे, लेकिन वो आपके उतने आएंगे नहीं काम, है ना, हमने वहाँ पर वो भी डिस्कस करे थे। अब एलिफेटिक की अगर हम बात कर, सॉरी एलिफेटिक लिख दिया, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक तो उधर ही हो गए थे ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब सिंपल बस एक रिंग होगी, है ना, कंजुगेशन नॉन कंजुगेशन कोई मतलब नहीं होगा, ये जैसे सिंपल रिंग है, सिंपल रिंग है। लेकिन भाई एरोमेटिक के लिए आप देखो, अगर मैं इन्हीं रिंग को कन्वर्ट करना चाहूँ एरोमेटिक, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पर एक मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर वन पे ये हो गया, टू थ्री पे मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया, तो ये एरोमेटिक बन गई है। अब एक और डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो फिर नॉन एरोमेटिक बन जाएगी, उसको आगे चल के समझ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको आने चाहिए, जैसे नेप्थलीन। जब दो बेंजीन की रिंग इस तरीके से फ्यूज हो जाती हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नेप्थलीन कहते हैं। इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत कम पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट पूछे, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी क्वेश्चन में इंक्लूड करके पूछे, दैट नेप्थलीन रिएक्ट विद दिस एंड दिस, ऐसे करके बोल सकता है। तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कि हमें पता हो। तो अब हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें बेसिकली इस चैप्टर में, जैसे कि आपको पता चल ही रहा है, देखो एक तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड में बस हमको इतना जानना होता है ना, जो चीज ओपन चेन है वो तो आपको दिख ही रही है प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से कि वो ओपन चेन ही है। लेकिन अगर कोई चीज क्लोज चेन है, या इफ इट इज फॉर्मिंग अ रिंग, तो वो रिंग एलिसाइक्लिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। एरोमेटिक में भी नॉन एरोमेटिक हो सकती है, इट कैन बी एंटी एरोमेटिक, देर आर मैनी मोर पॉसिबिलिटीज। तो हमें क्या चेक करना होता है कि क्या ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, जो हम हकल रूल से जानते हैं। तो एक टॉपिक तो हमारा इस पार्ट से बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से, कि एरोमेटिसिटी क्या है, या एरोमेटिक कंपाउंड को समझना। और बाकी जो हमारे टॉपिक बनते हैं वो कार्बन कार्बन लिंकेज के आधार पे बनते हैं, कि पहले हमें एल्केन को पढ़ना है, फिर एल्कीन को पढ़ना है, और फिर एल्काइन को पढ़ना है। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये सबसे बेसिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और अगर भाई एक बार ये आपके क्लियर हो गए, तो फिर इट इज़ वेरी वेरी इजी कि आप आगे जाओ और आप इसमें कुछ सब्सटीट्यूट करके लगा दो, एल्केन में कुछ सब्सटीट्यूट करके लगा दिया, एल्कीन में कुछ सब्सटीट्यूट करके लगा दिया, एल्काइन में कुछ सब्सटीट्यूट करके लगा दिया। ये बहुत आसान आपके लिए बन जाने वाला है फिर, है ना। इसको सब्सटीट्यूट करके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकते हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, एसाइल हैलाइड बना सकते हो। तो इतना आसान है। तो हमें एरोमेटिसिटी भी जाननी है, और फिर एक एक करके ये भी जानना है।
तो चलो पहले एरोमेटिसिटी की ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा टॉपिक वाइज ही चलते हैं, कंफ्यूजन को बेयर अप नहीं करते। तो पार्ट ए ऑफ चैप्टर जहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आपसे बोलेगा कि एरोमेटिक है या नहीं कोई कंपाउंड, वो आपको फाइंड करके बताना है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ये हम बहुत अच्छा अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ पर अगर हम सीखें भी तो हम क्या सीख पाएंगे, जरा आप समझना। कंपाउंड कोई भी आपको जो गिवन होगा क्वेश्चन में, वो तीन तरीके से आपसे खेल सकता है। कोई भी गिवन कंपाउंड जो आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, या तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये एक और पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी होती है, या तो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, लेकिन एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पर कि वो एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक होगा। चलो सर ये समझते हैं। देखो आपके पास कुछ स्टेप्स होंगे एरोमेटिसिटी को फाइंड करने के लिए, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बहुत ही बेयर मिनिमम चांस है कि कोई क्वेश्चन गलत हो। बस अच्छे से इन स्टेप्स को सीख लेना। जैसे स्टेप वन, पहले आपको ये तीनों कंपाउंड्स में नहीं घुस जाना। फर्स्ट, जस्ट चेक एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। सर अब ये कैसे चेक होता है? भाई मेरे, जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसके सारे के सारे एटम इन अ प्लेन होते हैं। ऑल एटम्स इन अ प्लेन। ऑल एटम्स इन अ प्लेन का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और प्लेनर स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो जाता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपके सारे के सारे एटम्स का, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है। लेकिन एक और एसेंशियल कंडीशन है। सबसे पहले तो आप यही चेक करना कि रिंग है या नहीं। रिंग की प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, तभी तो आप इस कंडीशन को लगा पाओगे। अरे भाई, जो हमारे क्लोज चेन कंपाउंड हैं, जो हमारे क्लोज चेन कंपाउंड हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं हमारे, इन क्लोज चेन कंपाउंड में ही तो हम रिंग की बात कर रहे हैं ना, एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है। तो पहले तो यही चेक कर लेना कि रिंग है या नहीं, और रिंग वाले क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको देगा ही देगा, है ना, अगर पूछेगा तो। और फिर आपको ये चेक करना है कि क्या सारे एटम्स इन अ प्लेन है, तो आपने चेक कर लिया। फिर आपको चेक करना है कि क्या कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब हमने पहले ही बात करा, वन पे कुछ और टू थ्री पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, वन पे कुछ और टू थ्री पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। बहुत बार एक केस देखने को आपको मिलता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। उसको हम कब कवर कर रहे होंगे? जब हम यहाँ पे अगले दिन क्वेश्चन लगाएंगे, उस चीज में एक्सटेंडेड कंजुगेशन को भी देखेंगे। एक आधा क्वेश्चन एक बार मेंस में देखे गए हैं इसके। तो हमने पहले ये चेक कर लिया कि क्या जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, रिंग है नहीं है, ये तो ऑब्वियसली पहली सी प्रायोरिटी होगी। फिर कंजुगेशन को चेक कर लिया। अगर ये सारी चीजें मिलती हैं, अगर ये सारी चीजें मिलती हैं, अगर ऑल प्रेजेंट, एक भी नहीं छोड़नी है, अगर सारी की सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। अदरवाइज अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, तो आपका कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अब एक चीज समझ लेना, एरोमेटिक दो तरीके के हो सकते हैं। एरोमेटिक हो गया कंपाउंड, अच्छी बात है। लेकिन आप समझो, अभी एरोमेटिक में आपका पूरा एरोमेटिक नहीं हुआ है। कैसा एरोमेटिक हुआ है अभी? आधा एरोमेटिक। यहाँ पर लिख लेना, आधा एरोमेटिक है, आपको ये तो पता चल चुका है। अब आपको ये चेक करना है कि ये वाकई में प्योरली एरोमेटिक है, या फिर ये एंटी एरोमेटिक है। अब आप ये चेक करोगे, और यहाँ पर आपका काम आता है हकल रूल। यहाँ पर आपका क्या काम आता है? इस चीज के लिए आपका काम जो आता है वो है हकल रूल। हकल रूल क्या बोलता है कि 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पाई बॉन्ड, एन मतलब पाई बॉन्ड जितने भी हैं आपके पास, उसको आपको पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें दो जोड़ोगे तो उतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये चीज ऐसे समझ ही में नहीं आती है, आप खुद इसके सारे क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। ये बहुत इजी चीज है। अगर आपको देख के लग रहा है कि ये कुछ याद करना है, तो मत करो अभी याद। कल आप जब देखोगे इसके हम क्वेश्चन किस तरीके से इजीली अटेम्प्ट करते हैं, तो ये चीजें अपने आप इजी लगने लग जाती हैं। लेकिन फिलहाल हम कुछ यहाँ पर चीजें देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को
पूछा जा सकता है। जैसे भाई मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि ये एरोमेटिक है या नहीं। ये हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है वैसे तो, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये एरोमेटिक है यानी एक छोटा सा आइडिया ले रहे हैं। कल बाकी क्वेश्चन हम इसके अच्छे अच्छे लाने लाएंगे तो वहां पर और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले रिंग चेक करना, फिर ये चेक करना कि क्या सारे के सारे sp2 एटम है, और फिर कंजुगेशन की बात करनी है। तो आप चेक करो क्या यहाँ पर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या ये एक रिंग है। बिल्कुल सर ये एक रिंग है। क्या यहाँ पर सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जरा देखो। ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि बेंजीन का हर कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तीसरी चीज, क्या यहाँ पर कंजुगेशन प्रेजेंट है। सर देखो वन पे कुछ, यानी कि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, बिल्कुल कुछ मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है कुछ की जगह पर। तो वन पे कुछ, और इसके अगले दो बॉन्ड देखो, टू थ्री पे डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेशन देखना हमें अब आना चाहिए। तो ये तीन चीजें इसकी फुलफिल्ड है, मतलब ये आधा एरोमेटिक तो है। अब पूरा एरोमेटिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, हकल रूल। देखो भाई हकल रूल लगाने का एक तरीका है, आप क्या ध्यान में रखो। हकल रूल में एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्टली टाइम बचाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कभी आपको चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक अगर आप पहुंच चुके हो, तो आप सिर्फ ये देखना कि या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, अब चार चार ऐड करते जाओ, या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो, सो ऑन, लेकिन इतने से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, एक ही रिंग का हमें क्योंकि चेक करना होता है, अगर मल्टीपल रिंग आ जाती हैं वो उसको भी देखेंगे। और अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो 4 का मल्टीपल आएगा, मतलब 4, 4 टू जा 8, चार चार ऐड करते जाओ, 12, 16। ये जो सेकंड वाला हम लिख रहे हैं, ये जो सेकंड वाला हम लिख रहे हैं, ये हकल रूल नहीं है, है ना। अगर इसमें 4 का मल्टीपल आ रहा है इलेक्ट्रॉन में, इसका मतलब ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हकल रूल सिर्फ एरोमेटिक फॉलो करते हैं, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब देखो 4 0 जा 0 होता है, +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 1 जा 4 होता है, +2 तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8 होता है, +2 तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको तो बस ये लाइन ध्यान में रखनी है कि दो में चार 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 जोड़ते जाओ, अगर फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा कंपाउंड। अब जैसे मैं कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करा लेते हैं हम इसकी, है ना। देखो जैसे एक कंपाउंड हमने ये ले लिया, कौन सा कंपाउंड है ये, अभी देखा था हमने, इट इज नेपथलीन। इट इज नेपथलीन, इट इज नेपथलीन। जी थोड़ा सा डिले हो गया था। कहाँ थे, नेपथलीन पे थे। तो ये नेपथलीन है। तो देखो नेपथलीन सारी चीजें फॉलो कर रहा होगा, आपके पास रिंग भी है, आपके पास अगर आप बोलो sp2 एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम भी हैं, हर कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक्ड है। और मैंने बताया भी था कि अगर sp2 sp ये सब देखना है तो सिग्मा बॉन्ड पे फोकस किया करो। और अगर हम बात करें कंजुगेशन की, तो कंजुगेशन तो यहाँ पर है ही है। तो इतना आपके पास है, यानी कि आधा एरोमेटिक तो है। अब आप बस हकल रूल देखो। देखो हकल रूल अगर देखना है और इस तरीके के दो रिंग वाले स्ट्रक्चर हैं, तो जस्ट फोकस ऑन वन रिंग। क्या कह रहा हूं मैं, जस्ट फोकस ऑन वन रिंग। अगर इस तरीके के मिक्स्ड रिंग वाले कंपाउंड आते हैं तो बस एक रिंग से काम चलाना है आपको, हर रिंग के इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने होते। तो हम सिर्फ एक रिंग को फोकस करेंगे, इसी रिंग के जो है हम इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। जैसे 1 2 3, 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 4n+2 यानी कि चार तियां, अच्छा सॉरी सॉरी ये अच्छा थोड़ा सा, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर है। 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पर दो दो चार दो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। और अगर हकल रूल देखें तो 4 × n+2 इलेक्ट्रॉन होने दिए। तो अगर n की जगह पे मैं 1 रखता, देखे n की जगह पे मैं 1 रखता, तो 4 1 जा 4 +2, ये मेरे को 6 दे देता, यानी कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही अगर मैं n की जगह पर मान लो 2 रख देता,
प्लस 2, तो 8 और 2 10, तो ये 10 पे सेटिस्फाई होता आगे चल के, जो कि यहाँ पे हो रहा है। अगर n की जगह पे 0 रख देता तो फिर 2 पे सेटिस्फाई होता, क्योंकि हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4n+2, तो 4 टाइम्स 0+2, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, हकल रूल को अप्लाई इस तरीके से करना है। नाउ मूविंग अपॉन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड के हिसाब से जिस तरीके से हमने कंपाउंड्स को बांटा है, तो उसमें से पहली चीज है दैट इज एल्केन। एल्केन्स का एक और स्पेसिफिक नेम अगर हम देखें तो दे आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स। अच्छा, एल्केन में देर आर मल्टीपल रिएक्शन जिनसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अगर हम प्रिपरेशन रिएक्शन की बात देखें तो मेंस में रेयरली देयर इज अ रिएक्शन, हार्डली। बट एक रिएक्शन है जो फ्रिक्वेंटली आपके पास बहुत बार रिपीट होके आ जाती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं कह सकते बट हाँ आती जरूर है, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, हालांकि इट कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, पर अगर हम इसको यहाँ पर कवर कर लें तो इट विल बी मोर गुड। तो अगर हेलो वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में क्या है, अगर हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये मैंने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, इस एल्काइल हैलाइड के हमें लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल। तो ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिख दिए, इस तरीके से लिख रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। और हमें लेने पड़ेंगे 2 ही मॉलिक्यूल सोडियम के भी, 2 ही मॉलिक्यूल सोडियम के भी। तो होगा क्या कि ये सोडियम इन एल्काइल हैलाइड्स के इन हेलोजन्स को लेके निकल लेगा भाई। और अगर ये रिएक्शन को हम कंटिन्यू करें तो माइनस हो जाएंगे 2 Na x, जस्ट अ मिनट, माइनस हो जाएंगे 2 Na x, और हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा ये R और ये R जुड़ जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक एल्केन। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एल्केन। कुछ एग्जाम्पल पकड़ लो इसके। जैसे लेट से भाई मैंने ये ले लिया एक CH3Br है, तो हम अपन क्या करेंगे, 2Na डाला, लिथियम भी आप अपन डालते हैं बट ठीक है। अच्छा, ड्राई ईथर भी लेते हैं प्रेजेंस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हो, ड्राई ईथर है मतलब वुड्स हो रही होगी, और यहाँ पर हमने वही ले लिया ड्राई ईथर। अच्छा, बहुत बार क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा खेलता है जब, तो ड्राई ईथर नहीं लिखता, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, तो वो ROR लिख देगा, या ROR' भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिखे तो ये भी क्या है, आपका ईथर ही है, इसको नहीं भूलना। तो अगेन वही चीज करेंगे, Br के साथ यहाँ पे भी CH3 होगा, तो ये NaBr आपका इस तरीके से लीव आउट कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर बन जाएगा, और NaBr आपका लीव कर जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। अब ये आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया। एल्केन में से भी ये बेसिकली क्या है, ईथेन है। अच्छा, अब यहाँ पर वुड्स रिएक्शन जब हम कवर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका होता है एक ड्रॉबैक। ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक है सर वुड्स रिएक्शन का? वुड्स रिएक्शन की कमी ये है भाई कि ये ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स वाले कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट प्रिपेयर एल्केन्स विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन एटम। देखो ऐसा इसलिए भी होता है, ऐसा इसलिए भी होता है, ऐसा इसलिए भी होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई भी नंबर मैं आपको दूं और अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा इवन ही बनेगा। 2 का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे दुनिया में आप कोई मल्टीपल लो, वो हमेशा इवन ही बनेगा। यहाँ पर भी आप देखो ना, हम 2 एल्काइल हैलाइड को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमेशा 2 के मल्टीपल में ही आएंगे। मान लो जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ कोई, मैं ऑड एल्केन ले लूँ, लेट से हमने ये ले लिया C3H7Br ले लिया, और एक और ले लिया Br के साथ C3H7। तो अगर आप इसमें वही डालोगे, 2 Na डालोगे, है ना, ड्राई ईथर डालोगे, तो होगा क्या कि ये NaBr निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, और ये अगेन देखो आप C3H7 और C3H7 जुड़ जाएगा अगर,
तो इसका जो नेट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा C6H14। C6H14। तो कभी भी इससे आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स को प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। दिस इज अ ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करके लिख भी सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, बड़े क्वेश्चन इसकी लिमिटेशन पे बनाए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वुड्स तो या तो बहुत लंबी रिएक्शन में एक जगह पर छोटी सी रिएक्शन देगा वुड्स, या फिर लिमिटेशन पे ही पूछेगा। डायरेक्टली वुड्स तो बहुत रेयर है इसको पूछना। ठीक है। तो साइक्लोएल्केन पे हमने फॉर्मूला भी देख लिया कि साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला एल्कीन के जैसा होता है, उस पर भी चर्चा नहीं करनी। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हो कि एल्केन का हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि एल्केन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये मैं तीनों के लिए आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें एल्केन दिया है तो एल्केन का प्रत्येक कार्बन, ईच कार्बन कैसा रहेगा, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एल्कीन है तो एल्कीन का प्रत्येक कार्बन मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज मुझे मिलेगा। और अगर मैं ले लूं एल्काइन, तो एल्काइन का प्रत्येक कार्बन मुझे sp हाइब्रिडाइज मिलने वाला है। सो दैट इज द बेसिक, वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इसलिए बता दिया कि कभी क्या पता एग्जाम में आपको अचानक से दिखे तो एक डाउट, एक सेंस आता है डाउट का माइंड में कि क्या यही होगा, वरना ये क्वेश्चन पूछता ही क्यों। बहुत इजी क्वेश्चन देख के भी ऐसा सेंस आता है, तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बाकी बात करते हैं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स ऑब्वियसली। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं एल्केन्स की किस तरीके से होती हैं। देखो एक एक करके इनको कवर करते हुए चलते हैं। देखो एल्केन के शुरू के चार मेंबर यानी कि C1 से लेकर C4 तक के जितने भी एल्केन्स होंगे वो आपको मिलते हैं गैसियस स्टेट में। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एल्केन्स आर गैसियस इन स्टेट। आगे चल के आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जब हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं वहां पर स्पेशली। तब तक इसको बहुत लोग इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन याद रहनी चाहिए। फिर C5 से लेकर C17 तक आपके जो एल्केन्स हैं वो आपके सॉलिड होते हैं, सर लिक्विड होते हैं। C5 से लेकर C17 तक के आपके जो एल्केन हैं वो लिक्विड होते हैं। एंड हायर एल्केन्स यानी कि C17 से जो ज्यादा वाले होंगे, C18 और मोर। अच्छा, सी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, तो सी मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 4 कार्बन का एल्केन है तो गैसियस स्टेट में होगा। 5 से लेके 17 कार्बन का एल्केन है तो लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर 18 या उससे ज्यादा कार्बन का एल्केन है तो वो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। जनरल रूम टेम्परेचर्स की हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। अगली चीज, देखो एल्केन्स हम पढ़ रहे हैं, बट ये हमें क्लियर होना चाहिए कि एल्केन्स की ना कोई खुशबू होती है ना कोई कलर होता है। तो एल्केन्स आर ओडरलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस। ओडरलेस मतलब हो गया कि खुशबू विहीन होंगे, ये खुशबू नहीं होती इनमें। और कलरलेस मतलब हो गया दिखने में भी एकदम ट्रांसपेरेंट से ये रहते हैं, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे हो गैस। तीसरी चीज आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। देखो किसी भी एल्केन का या किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का वेट होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन यही बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। सर क्यों? देखो एक मिसकंसेप्शन जनरली यहाँ पर बच्चों को हो जाता है कि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया बढ़ता है। एक्चुअली ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया बढ़ता नहीं है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया
कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वैन फोर्सेस हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या कोई दूसरी फोर्सेस हो, ये भी कम हो जाती हैं। तो क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ही गर्म करने में, थोड़ा सा ही बॉईल करने में ये इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का केस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन दिया हुआ है, ये क्या है, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन ब्यूटेन है। और एक हमारे पास है आइसो ब्यूटेन, ये। तो आप जानते हो कि आइसो ब्यूटेन में हुई होती है ब्रांचिंग। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, पहले ये देखो, है ना। चलो मैं एक और कंपैरिजन करा लेते हैं। हमारे पास एन ब्यूटेन है, और हम ले लेते हैं पेंटेन, ले लेते हैं आपका कौन सा वाला, आइसोपेंटेन। तो एक हमने ले लिया एन ब्यूटेन, और इधर पे अपन ने ले लिया क्या, आइसोपेंटेन। कंपैरिजन कर लो भाई। कंपैरिजन कैसे होगा, पहला कंपैरिजन मॉलिक्यूलर वेट में, इसको प्रायोरिटी देंगे आप। तो एन ब्यूटेन और एन पेंटेन, आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब दोनों में चार चार कार्बन है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होगा। तो इससे तो डिसाइड नहीं कर पाए। अब देखो ब्रांचिंग, एन ब्यूटेन में ज्यादा ब्रांच है या आइसो ब्यूटेन, ऑब्वियसली आइसो ब्यूटेन। तो लेकिन ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मोर ब्रांच है, मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिमिलरली एन ब्यूटेन और आइसोपेंटेन, पहली प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर वेट को। अब एन ब्यूटेन है, ब्यूट मतलब चार कार्बन होंगे इसके पास, और आइसोपेंटेन है, पेंटेन का मतलब पांच कार्बन होंगे, यानी कि एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट इसके पास ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी मेरे भाई इसी का ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग को नहीं, अब मॉलिक्यूलर वेट को देखोगे। तो पहली प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर वेट आपकी रहनी चाहिए, और दूसरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी ब्रांचिंग। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज आपको लिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले एक नोट आप लिख लो। जो चीज हम अब पढ़ने वाले हैं उसका नोट हम पहले लिख रहे हैं, जो कि है आपका अल्टरनेशन इफेक्ट। क्योंकि आपको इसमें बाद में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, जब आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक इकट्ठा कर ली। अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन इफेक्ट एल्केन्स में लगता है, इसको जस्ट हम समझने वाले हैं। लेकिन नोट में हमने इसको पहले ही लिख दिया कि इट इज ओनली एप्लीकेबल इन मेल्टिंग पॉइंट। अल्टरनेशन इफेक्ट सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे कभी भी मत लगाना है अल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक अभी नहीं होती, बाद में जरूर हो जाती है, बाद में जरूर हो जाती है। तो ये हाईलाइटेड चीज है कि अल्टरनेशन इफेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, तो प्लीज डोंट अप्लाई इट इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ओनली applicable इन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका अल्टरनेशन इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो चौथी चीज है वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसके बाद एक और चीज हमें कवर अप करनी होती है, इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। सिस वर्सेस ट्रांस, है ना। वैसे तो ये फॉर्म बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखो सिस फॉर्म क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मान लो मेरे पास दो ग्रुप है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है, और डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट साइड में है, तो इसको बोला जाता है सिस फॉर्म। ट्रांस फॉर्म क्या होती है, सेम ग्रुप जो है वो चले गए अपोजिट साइड में, और डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, मतलब, है ना, डिफरेंट ग्रुप जो थे वो आ गए आपके सेम साइड में। तो ये सही सही ट्रांस है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। मेरा मकसद यहाँ पर सिस ट्रांस को बताने का ये नहीं था। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिस ट्रांस में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो सिस का ज्यादा होता है, सिस आइसोमर का हमेशा ज्यादा होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो वो ट्रांस का ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सिमिट्री पे ज्यादा बेस्ड होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सिस, इन कंपैरिजन टू द सिस।
अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका वो ज्यादा इसलिए होता है ट्रांस का, ड्यू टू प्रॉपर पैकिंग सिमेट्री ऑफ ट्रांस। पैकिंग सिमेट्री ऑफ ट्रांस। सर सिमेट्री क्या है? भाई सिमेट्री सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ आप सिस को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो ये उतना अच्छा पैक नहीं होगा, है ना? देखो आप अगर इसको आप बराबर हिस्सों में बांटना भी चाहोगे, या इसको अगर पैकिंग आप प्रॉपर करना चाहोगे, तो ये उतना प्रॉपरली सिमेट्रिकल नहीं है। जबकि ट्रांस आप देखो, ट्रांस बहुत प्रॉपरली आपका सिमेट्रिकल रहता है। ट्रांस आपका बहुत प्रॉपरली जो है वो सिमेट्रिकल रहता है। इसको अगर मैं चाहूँ और मैं इसे डिवाइड करूँ, आप देखो ये प्रॉपरली दोनों ग्रुप अलग अलग साइड हो जाएंगे, जबकि सिस फॉर्म में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे। तो ये दिक्कत है यहाँ पर पैकिंग सिमेट्री वाली, दैट वी शुड कंसिडर ऑलवेज। देखिए अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है तो कुछ और देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट में था, बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें इंक्रीज रेगुलर नहीं होता है। और ये होता है ड्यू टू अल्टरनेशन इफेक्ट। अल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है? अल्टरनेशन इफेक्ट सिंपली प्रायोरिटी देता है। अल्टरनेशन इफेक्ट क्या करता है? प्रायोरिटी देता है, बोलता है इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू ऑड। बस यही है अल्टरनेशन इफेक्ट, इवन ऑड से ज्यादा होता है। बस 3 कार्बन तक चलता है ये, आपको ज्यादा नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल से समझो, अगर मैं आपको दे दूं प्रोपेन, है ना, मेथड प्रोप, ब्यूटेन, और एक दे दूं मैं आपको पेंटेन। तो भाई यहाँ पर आप देखो, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का होगा। मैंने कहा लो, ब्यूटेन का ज्यादा होगा प्रोपेन से। सही बात है। लेकिन ब्यूटेन का पेंटेन से भी ज्यादा होगा। ब्यूटेन का पेंटेन से भी ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 कार्बन है, ब्यूटेन में तो 4 कार्बन है। लेकिन ब्यूटेन में 4 कार्बन है जो कि इवन है, और पेंटेन में 5 कार्बन है जो कि ऑड है। तो अगर इस ऑर्डर को हम प्रॉपरली लिखें, मॉलिक्यूलर वेट को और अल्टरनेशन इफेक्ट को मिला के, तो सबसे ज्यादा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो आएगा ब्यूटेन का। उसके बाद पेंटेन का, क्योंकि उसका मास प्रोपेन से ज्यादा है। और लास्ट में आएगा प्रोपेन का। सर तो ये अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे? मान लो सर कल के दिन आपने पूछ दिया कि बताओ ब्यूटेन का ज्यादा है या हेप्टेन का, तो भाई अब हेप्टेन का ही ज्यादा होगा। अब हेप्टेन का ही ज्यादा होगा। बस उसके जस्ट एक आगे वाले कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। जैसे ब्यूटेन 4 कार्बन का है, तो उसके आगे वाला ऑड नंबर का कार्बन क्या हुआ? पेंटेन, वहीं तक एप्लीकेबल है। ऐसे तो आप हेप्टेन नॉनेन लगाओगे नहीं, वहां एप्लीकेबल नहीं है। जो इवन नंबर का कार्बन है, मान लो ब्यूटेन लिया, तो पेंटेन से उसका ज्यादा होगा, दैट्स इट। पेंटेन से ज्यादा हेक्सेन का होगा, हेप्टेन से ज्यादा हेक्सेन का होगा। सिमिलरली अगर कोई 11 नंबर वाला कार्बन है और कोई 12 नंबर वाला कार्बन है, तो बार वाला, तो उसका तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है और सिमेट्री भी ज्यादा है, तो बार वाले का मॉलिक्यूलर वेट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। अब मान लो 12 नंबर वाला कार्बन है और एक 13 कार्बन का आपका एल्केन है, तो 12 कार्बन वाले एल्केन में और 13 कार्बन वाले एल्केन में 13 कार्बन वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, लेकिन 12 कार्बन वाला इवन नंबर ऑफ कार्बन को कंटेन करता है। तो 12 कार्बन वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट 13 कार्बन वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। अब की बार बार वाले का ज्यादा होगा। लेकिन आप पूछ दो 12 और 15 में किसका ज्यादा होगा, तो भाई 15 का ही ज्यादा होगा, क्योंकि 12 और 15 के बीच में एक कंपेरेटिव अच्छा खासा गैप है। तो 12 और 13 में ही कंपैरिजन करोगे। सिमिलरली 4 और 5 में ही कंपैरिजन करोगे। ऐसे ही 6 और 7 में ही कंपैरिजन करोगे। 8 और 9 में ही कंपैरिजन करोगे, है ना? ये चीज है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है।
तो इस पॉइंट को आप लिख लो एक तरीके से कि एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव मोर melting point than previous and next alkanes। प्रीवियस और नेक्स्ट एल्केन से ही बस आप कंपेयर करो। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिया है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अल्टरनेशन इफेक्ट की बातें हो गई है भाई। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, या मेरे ख्याल से एडवांस था, या नहीं मेंस ही था शायद, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था डेंसिटी के ऊपर पे। डेंसिटी के ऊपर पे डेंसिटी एल्केन्स की लोएस्ट होती है, लीस्ट डेंस होते हैं अमंगस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन्स आर लीस्ट डेंस अमंगस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो एल्केन्स हैं वो लीस्ट, सबसे कम डेंस होते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसको जैसे ऑयल का एग्जांपल ले लें, तो ऑयल फ्लोट करता है ओवर वाटर, फ्लोट ओवर वाटर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी ऑयल की कम है वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑयल एक एल्केन है और ये बहुत ही कम डेंसिटी वाले होते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो पहले आ चुका है वो किस फॉर्मेट में पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ। जेई मेन में पूछा गया था वो। जब हमने इससे पहले वाला जो सेशन लिया था जीओसी का, अपन ने उसमें बताया था कि जो आपका ब्यूटेन है वो आपके 4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना। ये मैंने आपको बताया था कि बोट हो सकता है, ट्विस्टेड बोट हो सकता है, चेयर फॉर्म में हो सकता है। तो ये हमने कुछ डिस्कशन यहाँ पे किया था। ठीक है, तो हमने कहा था कि साइक्लोब्यूटेन फ्लोट्स ओवर वाटर सरफेस, वाटर सरफेस बिकॉज। क्वेश्चन यही था भाई, सिंपल साफ क्वेश्चन यही था कि साइक्लोब्यूटेन वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। अब उसने क्या गेम खेला पता है? जैसे एक ऑप्शन तो उसने क्या दिया कि इट एग्जिस्ट या इट्स वन फॉर्म एग्जिस्ट एज बोट स्ट्रक्चर, बोट स्ट्रक्चर। तो भाई जो पढ़ा था उसने भी, वो भी कंफ्यूज कर गया होगा, अरे यार हाँ यार बात तो सही है यार, बोट के जैसा स्ट्रक्चर है तो पानी पे तो तैरना चाहिए, है ना। और एक एग्जांपल और तगड़ा दिया था, बोला था कि इट एग्जिस्ट इन ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर। अब भाई सामने वाला और खुश यार कि भाई ट्विस्टेड बोट दे दिया यार, बोट है और दुगनी दुगनी बोट है, और दो दो बार बोट के ऑप्शन दिए, मतलब बोट वाला ही आंसर होगा, है ना। अब सुनना, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक खेला इन्होंने। बोट स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर। तीसरा इसने कुछ दे दिया जैसे कि, है ना, इट इज अनसेचुरेटेड मान लो, कुछ इस तरीके का। ये नहीं था ऑप्शन, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट दो ऑप्शन तो ऊपर के यही थे। और लास्ट में इसने क्या दिया था कि इट इज लेस डेंस देन, लेस डेंस देन वाटर। तो सही ऑप्शन तो यही था, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, सही ऑप्शन तो यही था, लेकिन जो पढ़ के गया था वो भी कंफ्यूज भाई। वो क्यों कंफ्यूज? क्योंकि यार देखो, ये जो टॉपिक है ना, अगर आप भी आगे चलोगे तो आप रिएक्शन पे फोकस करोगे, ऑर्गेनिक की इन चीजों में कम करते हो। तो इन चीजों में कम फोकस किया तो ये रहता है जहन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है। वहां पर क्या कंफ्यूजन होता है, वहां पर आपके ध्यान में तो था कि हाँ एल्केन लेस डेंस होते हैं तो इसलिए फ्लोट करते हैं, हम यही टिक करते। लेकिन जब आपने ऑप्शन पढ़ा तो आपने क्या देखा कि यार बोट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, बोट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, डेंसिटी का तो एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी, माइंड अपने आप को खुद ही इसी तरीके से अलाइन कर लेता है इन अ वे कि वो सोचता है कि यार बोट वाले अगर दो ऑप्शन है तो हाँ आंसर शुड बी फ्रॉम ईदर दीज टू ऑप्शंस, की ये वन या टू में से एक होगा। फिर आप सोचोगे बोट और ट्विस्टेड बोट में से ट्विस्टेड बोट मतलब मुड़ी हुई बोट, वो तो हो नहीं सकता, तो बोट स्ट्रक्चर ये हमने सही कर दिया, लेकिन ये ऑप्शन गलत थे, ये ऑप्शन गलत थे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑप्शन। ये देखो बहुत स्मार्टली यहाँ पर इन आंसर्स की मेथड्स के साथ, मेथडोलॉजी के साथ प्रिपेयर यहाँ पर किया जाता है इनको, तो इसका जैसे ध्यान हमें रखना पड़ेगा।
अब हम खुद ही इन चीजों से दूर हट जाएंगे। दूर कैसे हट जाएंगे? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है? बड़ी शानदार सी केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे भाई मेरे को जो सबसे प्यारी लगती है, देखो बाकी तो आप ध्यान में रख ही लेते हो, कहीं ना कहीं से आप ध्यान में रख ही लेते हो, रख ही लेते हो, रख ही लेते हो। इसमें से जो तगड़ी चीजें हैं मैं पहले आपको वो कराता हूँ, है ना। अच्छी वाली हम पहले करते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक है आइसोमराइजेशन इन एल्केन। आइसोमराइजेशन इन एल्केन। तो इसके लिए आपको सिंपल जो बातें कहूंगा वो ध्यान में रखनी है, बाकी नहीं रखनी। बाकी नहीं रखनी है। बाकी नहीं रखनी है। आइसोमराइजेशन इन एल्केन का रिएजेंट पहली बात ध्यान में होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। AlCl3 प्लस HCl कंसंट्रेटेड। HCl कंसंट्रेटेड। HCl कंसंट्रेटेड के साथ AlCl3। इसमें बस आप ये ध्यान में रखो भाई, इसमें बस आप ये ध्यान में रखो कि दुनिया का हर एल्केन चाहता है, दुनिया का हर एल्केन चाहता है कि बनूं तो मोर ब्रांच्ड बनूं। क्या बनूं? कि बनूं तो ब्रांच्ड बनूं भाई, वरना ना बनूं। दुनिया का हर एल्केन चाहता है कि भाई अगर बनूं, मेरा फॉर्मेशन हो, तो ब्रांच ही हो, मैं तो ब्रांच्ड एल्केन कहलाऊं मैं एक, है ना। इट्स लाइक डिग्निटेरियन, है ना। एल्केन समाज में भाई उसकी इज्जत बढ़ जाती है जो यहाँ पर कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। तो वो डिग्निटेरियन एल्केन बन जाता है एकदम से। तो एल्केन हमेशा चाहता है कि वो ब्रांच बने। तो लेस ब्रांच एल्केन मोर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? आइसोमराइजेशन कहा जाता है। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत है। बस रिएजेंट याद करो और आगे बढ़ो और एग्जाम्पल देख लो। जैसे भाई मेरे पास ब्यूटेन पड़ा था, CH3 CH2 CH2 CH3। अपन ने इसमें डाल दिया ये रिएजेंट AlCl3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3, और इधर से भी CH3। अब आप देख पा रहे हो ये ज्यादा ब्रांच वाला बन गया है, ये ज्यादा ब्रांच वाला बन गया है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल क्या? मान लो मेरे पास पेंटेन है, और पेंटेन भी ऐसा वैसा नहीं है, 2 मिथाइल पेंटेन है। 2 Me पेंटेन। Me का मतलब होता है मिथाइल। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही डेटा गिवन होगा, आदत डालो इन चीज़ों की। और यहाँ पर हमने रिएजेंट क्या डाला? AlCl3 प्लस HCl डाल दिया, वो भी कंसंट्रेटेड वाला बस। तो आप देख पा रहे हो कि इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन सबसे ज्यादा ब्रांच एल्केन होता है 5 कार्बन का, नियो। तो ये कुछ ऐसे अपने को कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि एल्केन चाहता है दुनिया का कि बनूं तो मोस्ट ब्रांच्ड बनूं, सबसे ज्यादा ब्रांच्ड बनूं, है ना। तो ये अपने को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इसको एक स्टेप आगे इसको एक स्टेप आगे ले जाना ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे एक और स्टेप पीछे अगर हम आगे देखें तो एक और एल्केन इसका बन सकता है भाई। कौन सा? ये वाला बन सकता है। ये शायद 1 2 3 4 5, ये कर लिया। 5 6 कार्बन का था ना, तो पेंटेन नहीं होगा फिर यार ये। नहीं नहीं, पेंटेन ही होगा। 1 2 3 4 5, और 2 पे मिथाइल था। चलो कोई ना, पुराना क्वेश्चन ही रख लेते हैं, मेरे को आधी अधूरी इस चीज की याद थी, तो इसलिए ये घपला हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन कर लो इस नाम को, है ना। बाकी सारी चीजें सही हैं। अच्छा, यहाँ भी तो अपन ने गड़बड़ घोटाला कर दिया। यहाँ पर वही बना लो आप दोबारा से जो हमने बनाया था, आइसोपेंटेन, है ना। क्योंकि एल्केन चाहता है बनूं तो मोस्ट ब्रांच बनूं। एनसीईआरटी का लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा अलग सा था, है ना। उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिथाइल
ब्यूटेन। नहीं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में मैं इसमें फोकस करता हूँ क्योंकि जितना दिमाग एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको सिखा सकता है, पता नहीं कुछ है उसमें बात, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी के अराउंड घूम के बनने हैं, वो कोई और चीज़ आपको नहीं बता पाएगी कभी भी। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी यार, आपको बस आइसोमर बना देना है, और जो सबसे तगड़ा आइसोमर बन रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच वाला, उसको बना के रख देना। दूसरी चीज देखो यहाँ पर होती है पाइरोलाइसिस। क्या होती है? पाइरोलाइसिस। सर नाउ व्हाट इज पाइरोलाइसिस? व्हाट इज पाइरोलाइसिस? पाइरोलाइसिस मतलब आपने किसी चीज को जला दिया। जैसे ये ओर के वगैरह में है ना, आप मिनरल्स को निकालने के लिए करते हो, आपने एक बंद कंटेनर लिया, आपने एक बंद कंटेनर लिया, उसमें से ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दिया, ऑक्सीजन अपसेंट है यहाँ पे, और आपने फिर इसको बर्नर के सामने या जो भी फर्नेस भट्टी वगैरह है उसके सामने रख दिया, और इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया। सो पायरोलाइसिस जस्ट सिंपली मीन्स स्टैंड लगा देते हैं भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ये ना, है ना। पायरोलाइसिस का मतलब ये है, बाहर से ऊपर से कवर भी है, ठीक है। तो पायरोलाइसिस का मतलब है कि थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? एल्केन की। तो अंदर पे क्या रखा होगा मैंने? अंदर पे जो भी रखा होगा वो एक एल्केन होगा, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि थर्मल यानी कि हीट देके डिकम्पोज करना, तोड़ देना, ऑफ एल्केन, एल्केन का थर्मल डिकम्पोजिशन इन अब्सेंस ऑफ एयर कह लो या ऑक्सीजन कह लो। तो बिना ऑक्सीजन के किसी चीज को थर्मली डिकम्पोज करना, इसको हम कहते हैं क्या? पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस। अब पायरोलाइसिस दो तरीके की हो सकती है भाई, दो तरीके की हो सकती है, मतलब तोड़ना दो तरीके का हो सकता है, ठीक है भाई। जैसे देखो, किसी को कूटना है या मारना है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपने सिंपल उसको एक चांटा लगाया, छोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा ये कि उसकी हड्डियां ही तोड़ दी गई, वो हो सकता है। तो दो तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, CH2 CH2 CH3, तो ये दो तरीके से पायरोलाइसिस हो सकती है। पहला एग्जांपल वही है, खाली हल्का सा डांटा, उसको छोड़ दिया, उसको बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। सिंपल, आपने हाइड्रोजन निकाल लिए इससे। क्या निकाल लिए? डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकाल दिए। इसमें क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, डीहाइड्रोजिनेशन में ये होगा। और दूसरा एग्जांपल है वही हड्डी पसली तोड़ देने वाला, जिसको हम कहेंगे क्रैकिंग। क्या कहेंगे? क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी आपने तोड़ दिए। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसको हम कहेंगे क्रैकिंग। तो भाई जरा ध्यान से देखो, अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे तो, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, मतलब सिंपल एल्केन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा एल्केन से। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या बन गया? प्रोपीन बन गया। मतलब आपने देखा कि डिहाइड्रोजनेशन से आप हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड लगा रहे हो, तो मतलब ये एल्केन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन में। बहुत बढ़िया। लेकिन क्रैकिंग में क्या होगा? क्रैकिंग में बड़ी तगड़ी चीज आएगी भाई, ये जो एल्कीन बन रही थी ये तो बनेगी, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के एक और छोटा एल्केन निकल जाएगा, एक और छोटा एल्केन निकल जाएगा, मतलब दो चीजों में टूट जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा, एक तो ईथीन बन गया और एक बन गया मीथेन। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक पंथ दो काज बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर दो काम आपके हो रहे हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ये दोनों काम। क्या? आपको एक एल्कीन भी मिल जा रही है, प्लस एक छोटा एल्केन, लोअर एल्केन मिल जा रहा है। लोअर एल्केन मतलब जो मैंने कंपाउंड लिया था उससे छोटा एल्केन ही मिलेगा ना भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका एक हिस्सा तो एल्कीन बनाने में लग गया। तो अगर मैंने 3 कार्बन का
3 कार्बन का कंपाउंड लिया था, तो मुझे एक ही कार्बन का एल्केन मिला जो कि इसके 3 कार्बन के एल्केन के कंपैरिजन में एक लोअर एल्केन होगा, क्योंकि उसके 2 कार्बन तो कहाँ चले गए, एल्कीन बनाने में चले गए। तो ये होता है आपका पायरोलाइसिस। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है। फिर भी हम इसमें एक पॉइंट जरूर लिख लेते हैं। पायरोलाइसिस दो तरीके की हो सकती है। अगर मान लो क्रैकिंग हो रही है, क्रैकिंग हो रही है, जो हमने यहाँ देखा एकदम क्रैक ही कर दे रहे हो आप, हड्डी पसली तोड़ दे रहे हो, तो होगा क्या कि एल्कीन प्लस, अब आपको लिख के देगा ये क्रैकिंग करानी है क्या कराना है ना, एल्कीन प्लस लोअर एल्केन इज फॉर्म्ड। और अगर सिंपल हाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन हट रहे हैं, डी हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजिनेशन अगर हो रहा है, तो आपका सिंपल क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन लोअर एल्कीन नहीं बनेगी, लेकिन ऊपर वाली जो एल्कीन होगी वो लोअर एल्कीन होगी। क्यों मेरे भाई, डिहाइड्रोजिनेशन में आप खुद ही देख के बताओ, जस्ट हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो, क्या यहाँ पर 3 कार्बन का एल्केन था, बिल्कुल सर कैसी बात कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है 3 कार्बन का एल्केन था। और एल्कीन भी तो 3 ही कार्बन की बनी, 1 2 और 3। लेकिन यहाँ देखो क्रैकिंग में 2 ही कार्बन की एल्कीन बन रही है, मतलब ये लोअर एल्कीन है और ये लोअर एल्केन है। तो क्रैकिंग में क्रैक होके चीजें दोनों ही लोअर बनती हैं, लोअर एल्कीन मिलती है और एल्केन भी लोअर ही मिलता है। जबकि डिहाइड्रोजनेशन में नॉर्मल उतने ही कार्बन की एल्कीन मिलती है। तो आप लिख सकते हो कि क्रैकिंग में डिसेंट ऑफ चेन होता है। एल्केन्स की रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो क्रैकिंग में डिसेंट ऑफ चेन होता है, चेन घटती है, लोअर एल्केन एंड लोअर एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, लोअर एल्केन्स एंड लोअर एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक फंडा। ये दूसरी रिएक्शन थी। भाई तीसरी रिएक्शन अब चाहो तो आप इसको कितना ही यहाँ पर उजागर करके कर लो तीसरी रिएक्शन को, लेकिन इसको हेलोएल्केन हेलोएलिन में पढ़ना ही है, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट होगा कोई चीज, तो उसकी वाली रिएक्शन है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हम हेलोजिनेशन कराते हैं यहाँ पर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, यानी कि आर एक्स। एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एल्केन का हेलोजिनेशन हम बेसिकली यहाँ पर करा रहे होते हैं। ठीक है। हाँ भाई, तो अब देखना आप बेसिक सी एक चीज, जो कि क्या है, कर्सर भी बड़ा दिक्कत कर रहा है ना, चलो इतना में रखते हैं। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर मैं जैसे CH4 ले लूँ, एक सिंपल सा अपना एल्केन, इसमें मान लो मैंने क्लोरीन डाला, ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। तो यहाँ पर ये आपका सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में। और मान लो अगर मैंने क्लोरीन एक्सेस में लिया होता, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती और लास्ट में जाके क्या बनाता, CCl4 बनाता, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस रिएक्शन के बारे में आपको छोटा सा एक आइडिया बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी रिएक्शन आपको यहाँ पे आ जानी चाहिए, क्योंकि जब हम हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको श्योरली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस रिएक्शन को, इस पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको यहीं पर बहुत अच्छे से कर लो, या हेलो एल्केन हेलो एरीन में बहुत अच्छे से करो। तो वहां पर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। तो ऐसा आप ना सोचें कि ये पॉइंट छूटेगा हमारा, या कुछ इसमें और तरीके का सीन रहने वाला है। तो अब अगर हम इसमें देखें, तो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब हेलोएल्केन हेलोएरीन वाला लेक्चर कर रहे होंगे वहां पर हम इसको समझ लेंगे। सबसे पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है इसमें प्रोपगेशन,
और तीसरा होता है इसमें टर्मिनेशन। मैकेनिज्म जो इसमें फॉलो होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इतनी छोटी सी बेसिक नॉलेज भी अगर आप यहाँ से रखते हो तो आपका काम बहुत हद तक बन जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये काम हो गया भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, और कन्फर्मर्स भी हमें यहीं पर पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अगली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये शायद तीसरी थी, हम चौथी देखने वाले हैं। चौथी है कंबशन रिएक्शन। अब ये बहुत ही हल्की वाली रिएक्शंस होंगी जो आप पहले से जानते हो। कंबशन रिएक्शन जैसे, सर एल्केन को जब हम जलाते हैं तो वो हीट लाइट और एनर्जी के साथ जलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो जैसे CH4 मीथेन को जब मैंने बर्न करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिलेगा? CO2 H2O प्लस हीट लाइट, प्लस हीट लाइट। भाई इस इक्वेशन से इतने सवाल आपसे पूछे गए हैं प्रीवियसली, अगर हम जेई मेंस की स्पेसिफिकली बात करते हैं कि ये इक्वेशन अपने को याद होनी चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये वाली इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, इक्वेशन में लिख रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन जरा ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। एक जनरल कंबशन की इक्वेशन होती है CXHY बैलेंसिंग के आधार पे। ये आपको याद करनी है, ये मत सोचना कि वहाँ बैलेंस कर लूंगा, बैलेंस करना अलग चीज है ना। लेकिन ये अलग चीज है, X+Y/4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O, Y/2 H2O। ये एक रिएक्शन यहाँ पर हमने लिखी है, ये आपको बिल्कुल एक तरीके से लर्न होनी चाहिए। इसका कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान में रखनी होगी, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होंगी। जैसे अगर इसके हिसाब से मैं ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2H2O लगना चाहिए। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग इस रिएक्शन की, किसी भी कंबशन रिएक्शन की, इसके आधार पे करते हो। ये याद कर लेनी है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली। पहले बता दो, देखो ये होगा ये आपकी कंबशन रिएक्शन एल्केन की, कोई भी इसको पहले बता देता है। दूसरी रिएक्शन आप देखो, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं हमारे एल्केन, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन विद स्टीम क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंडस्ट्रियल मेथड फॉर फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 गैस आपकी इंडस्ट्रीज में कैसे बनती है वो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। देखो, सबसे पहले लिया जाता है मीथेन। ये आप प्लीज इसको ध्यान में यहाँ से रख सकते हो। मीथेन में जब हम रिएक्शन कराते हैं इसकी वाटर स्टीम के साथ, तो ये क्या बनाता है? देखो यहाँ पर कैटलिस्ट डालना पड़ता है हमें, निकल, और इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर है तो स्टीम बनेगी कैसे। टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, 1273 केल्विन। निकल एज इन कैटलिस्ट डाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है, और 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं हाइड्रोजन गैस के, 3 मोल्स। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन विद स्टीम, ये याद हो जानी चाहिए। अब लास्ट की दो रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट वाली बचती हैं। ये पांचवी रिएक्शन थी, छठवीं और सातवीं। दो रिएक्शन यहाँ से और बचती हैं। छठवीं रिएक्शन जो हमें पढ़नी है, दैट इज यूअर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। हम क्या करा सकते हैं भाई मेरे एल्केन का? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? जैसे पहले आप देखो कि हमने CH4 लिया, मीथेन लिया, और इसका ऑक्सीजन के साथ हमने यहाँ पर क्या करा दिया? रिएक्शन करा दी। तो जब मैंने इसमें कुछ कैटलिस्ट डाले, जैसे कॉपर डाला 573 केल्विन पे, 573 केल्विन पे, और 100 ATM मैंने यहाँ पर प्रेशर रखा, तो दो मॉलिक्यूल मुझे मिले मिथेनॉल के, CH3OH। मिथेनॉल, मिथेनॉल। अगला, अच्छा इसको एक बार अच्छे से देखना, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस, यहाँ पर न्यूइसेंस बहुत क्रिएट हो जाती है, तो उस चक्कर में। हम्म
तो जब मैंने मीथेन की रिएक्शन अब ऑक्सीजन के साथ कराई और मैंने क्या डाला, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड डाला। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे तो आपको मिथेनल मिलेगा, मिथेनल मिलेगा। यानी कि एक एल्डिहाइड मिल गया है और साथ में मिल गया आपको वाटर। तो ध्यान से देखना, कॉपर की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो एल्केन की तो एल्कोहल मिलता है, लेकिन अगर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलता है। सिमिलरली एक और रिएक्शन यहाँ पर आपकी है, ये मैं खुद से नहीं करा रहा, ये सारी एनसीईआरटी ड्रिवन रिएक्शंस हैं, वहीं से इनको उठाया जाता है। यहाँ पर हमने मैग्नीज एसीटेट के साथ करा दी जैसे, तो अभी इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। अभी क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसमें याद करने वाली चीज क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी रिएक्शन आपको ध्यान में नहीं रखनी है, एनसीईआरटी आपके पास होगी। याद ये रखनी है मेरे भाई कि अगर अगर सब जगह एल्केन है, ध्यान से देख लो, पहली चीज ये रिएक्शन हम किसकी पढ़ रहे हैं, एल्केन की पढ़ रहे हैं। मान लें यहाँ पर दो कार्बन नहीं होते, तो आपका HCOH आपका जो है सबसे प्राइमरी एसिटिक एसिड यहाँ पर बना है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर दो कार्बन नहीं होते, एक ही कार्बन होता, तो फिर मिथेनोइक एसिड बन जाता। तो दो कार्बन कंपलसरी ऐसे एज सच वो नहीं है। तो अगर देखो, सबसे पहले कॉपर की प्रेजेंस में अगर अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो अल्कोहल मिलेगा, OH ग्रुप लगेगा। लेकिन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो एल्डिहाइड मिलेगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। और अगर मैग्नीज एसीटेट एसिटिक एसिड या एसीटेट आयन मिल जाएगा, सो इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एसिड, एथेनोइक एसिड, जैसे यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। तो ये इतनी सी बात है इन रिएक्शंस के बारे में। Last reaction and very very important, aromatization या रीफॉर्मिंग। ये किन में लगता है, ऐसे एल्केन्स में लगता है जो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले होते हैं। एल्केन्स विथ 6 और 6+ कार्बन्स अंडरगो एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे और अपने को रिफॉर्म करके एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे भाई ये आपका एक एल्केन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का है। इसमें हमने आपका कुछ ऑक्साइड्स डाले, ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखना। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, और जैसे कि हमने क्या डाल दिया आपका वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। इसमें कंडीशन आप ध्यान में रखना, क्योंकि मोलिब्डेनम ऑक्साइड तो हमने पहले भी यूज करा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन आती है जैसे 773 केल्विन, 10 से 20 ATM। लेकिन ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन पे ज्यादा आते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड। तो ये देखो, ये 6 कार्बन का एल्केन था, यहाँ पर कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, यानी कि बेंजीन। तो ये एरोमेटाइजेशन हो गया कि नहीं इनका, बिल्कुल हो गया सर। दैट्स इट, दैट्स इट। अब भाई इसी तरीके से आपका यहाँ पर एल्केन का पूरा टॉपिक इतने में तो समाप्त हो गया है, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। ये एल्केन इतना ही था, है ना। अगर हम ढंग से देखें, हाइड्रोकार्बन से हमने शुरू करा था चीज़ों को, अच्छा एरोमेटिक भी हमने पहले देखा था, क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था, हाइड्रोकार्बन से यहाँ से शुरू करा था चैप्टर। लेकिन अब फाइनली एल्केन अगर आप देखोगे तो आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आपको जो बहुत बार कंफ्यूज कर लेती है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें रखना नहीं है, वो है कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स में देखो, जैसे पहले आपके गाउच भी आता था, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है, उसको भी हम कवर कर लेंगे लेकिन वाया क्वेश्चंस। आप तो पहले सिंपल कन्फर्मर्स के बारे में समझो। कन्फर्मर या कन्फर्मेशन का मतलब होता है फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। मेरे भाई, फ्री रोटेशन अगर होना है तो वो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ही हो सकता है, इस चीज को आप प्रूफ करके देख सकते हो। देखो, जैसे एक सिंगल बॉन्ड है, अगर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड किसी चीज को रोटेट करना है तो वो इजीली रोटेट कर सकती है, जैसे कि मेरा हाथ।
चलो मैं एक हाथ को यहाँ पर फिक्स रखता हूँ, इस वाले हाथ को मैं फिक्स रखता हूँ, इस हाथ को मैं रोटेट कराता हूँ इस बॉन्ड के अराउंड, तो ये इजिली रोटेट हो सकता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ये घूमना उतना आसान नहीं होगा। यू कैन यूजुअली चेक इट बाय योरसेल्फ, ये दो दो बॉन्ड के बीच में रोटेशन नहीं हो सकता। इट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो फ्री रोटेशन हो सकता है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर क्या बनते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं, और हमारे सिलेबस में जो कन्फर्मर्स हैं वो ईथेन के कन्फर्मर्स हैं। अब कन्फर्मर्स दो तरीके से दिखाए जाते हैं, एक तो है आपका सोहर्स प्रोजेक्शन और एक है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। एक है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक तरीका है आपका कन्फर्मर को दिखाने का जिसको हम बोलते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाते हैं, सोहर्स कैसे दिखाते हैं, दोनों देखते हैं। उससे पहले इथेन का स्ट्रक्चर चेक कर लो। दो कार्बन है और दोनों जगह तीन तीन हाइड्रोजन हमने दे दिए। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। न्यूमैन ने किस तरीके से प्रोजेक्ट करा, न्यूमैन ने कहा कि एक कार्बन को तो आप बाहर पे दिखा दो और उससे लगे हुए बॉन्ड को सिंपली ड्रॉ कर लो। ठीक है सर, लो इस तरीके से कर लिया, ये वाला कार्बन मैंने पहले दिखाया और इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े थे, मैंने बाहर पे दिखा दिया। उसने कहा एक कार्बन इसके पीछे पे होगा, है ना। ये अगर स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा था तो इसको उसने सीधा कर लिया है कुल मिला के। ये टॉपिक बड़ा डिमांडिंग है, थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। तो न्यूमैन ने कहा कि ये कंपाउंड मान लो ऐसे पड़ा था, इथेन है, एक कार्बन ये था इथेन का, एक कार्बन ये वाला था और एक कार्बन ये वाला था इथेन का, एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये एंड में था। तो आपने इसको ऐसे देख रहे हो, आप इसको कैसे देख रहे हो, ऐसे। यू आर, ऐसे नहीं देख रहे आप इसको, ऐसे देख रहे हो, ऐसे घुमा दिया है इसको, ऐसे देख रहे हो आप। ऐसे ना देख के आप ऐसे देख रहे हो इस कार्बन को। तो एक कार्बन अब आपका इस साइड है और एक कार्बन पीछे की साइड है, पीछे की साइड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा कि आगे वाला कार्बन जो दिखाई दे रहा है उसको तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, एंड द कार्बन जो आपको पीछे साइड है उसको आप बड़े गोले से रिप्रेजेंट करो और उसके बॉन्ड्स को स्लाइटली ऐसे आप निकाल दो डैश से। अब इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड क्यों, क्योंकि आगे वाले कार्बन के बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं। लेकिन जब यही बॉन्ड मुड़ जाएंगे, जैसे आगे वाले कार्बन के बॉन्ड कुछ ऐसे दिखा दिए मैंने, और जो पीछे बड़ा वाला कार्बन है इसके बॉन्ड को मैंने दूर दूर दिखा दिया, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन तो होगा ही ऑब्वियसली, है ना, डैश से दिखाएंगे ऑब्वियसली। ये देखो, डैश से दिखा भी सकते हो आप, नहीं भी, लेकिन डैश एक अच्छा तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का, है ना। चाहो तो फिर आप सॉलिड लाइन यहाँ पर यूज कर सकते हो इस वक्त पे, क्योंकि हमने स्टैगर्ड फॉर्म बना रहे हैं। तो ये फॉर्म है आपकी स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म है और इन दोनों के बीच में अब जो एंगल है इन दोनों एटम्स के बीच में वो 60 डिग्री का है। इसको बोलते हैं डाईहीड्रल एंगल। तो स्टैगर्ड फॉर्म में डाईहीड्रल एंगल जो है आपका वो होता है 60 डिग्री का। आप ये समझो कि आगे वाला कार्बन ऐसा ही है और पीछे वाला थोड़ा सा घूम गया, क्योंकि फ्री रोटेशन अलाउड है अराउंड सिग्मा बॉन्ड। और इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो डाईहीड्रल एंगल आपका होता है वो आपका हो जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि पहले वाले कार्बन का हाइड्रोजन और पीछे पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन एकदम पीछे हैं, एक दूसरे के एकदम पीछे हैं। यहाँ पर देखो दूर दूर है, कितनी दूर हो सकते हैं, 60 डिग्री पे ही होंगे होंगे तो। ऐसा नहीं 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसे ही एक 100 हॉर्स ने प्रोजेक्शन दिया। 100 हॉर्स का प्रोजेक्शन और आसान है, उसने कहा आगे वाले कार्बन को ऐसे दिखाओ, पीछे वाले कार्बन को पीछे चले गया तो पीछे दिखा दो। उसने कहा देखो ये ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लो सिंपली, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लो। अब देखो आगे वाले कार्बन के एटम्स और पीछे वाले कार्बन के एटम्स सेम ओरिएंटेशन में है। तो ये हो गई आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। लेकिन ये प्रोजेक्शन है किसका, ये प्रोजेक्शन है किसका, 100 हॉर्स का प्रोजेक्शन है ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये 100 हॉर्स का प्रोजेक्शन है। ठीक है, 100 हॉर्स का प्रोजेक्शन है। तो इसका अब स्टैगर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, एक कार्बन तो ये हो गया, लेकिन जो इसके पीछे वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन इसके ठीक पीछे ना होके थोड़ा सा ऐसे होगा, है ना, 60 डिग्री पे मुड़ा हुआ होगा। इसको बोला है स्टैगर्ड फॉर्म। अब ये बहुत लिटरली टफ टास्क है इसको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करा पाना, है ना। एक पीपीटी में बैठ के इस डेस्क में इसको रिप्रेजेंट करा पाना लिटरली अ टफ टास्क। फिर भी
हमने इसको क्रैश कोर्स के हिसाब से जितना हो सकता है उतना हमने इसको बेस्ट मॉडिफाई करने की कोशिश करी। अब आप इसकी सीध में देखोगे तो इसकी सीध में कोई बॉन्ड नहीं है। इसकी सीध से 60 डिग्री मुड़ा हुआ एक आपको बॉन्ड मिलेगा। तो इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये थे आपके सिंपल सिंपल बॉन्ड। सर ये मुड़ क्यों रहे हैं, ये स्टैगर्ड फॉर्म में जा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई इक्लिप्स फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेन पड़ रहा है, लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सिनल स्ट्रेन कम हो जा रहा है। तो इसमें ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, मोर स्टेबल कौन होगा जरा बताना? इक्लिप्स, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगी। स्टैगर्ड आपकी ज्यादा स्टेबल होगी इक्लिप्स्ड फॉर्म से। क्यों होगी इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल? क्योंकि भाई इक्लिप्स्ड फॉर्म में 0 डिग्री का एंगल है, वो रिपेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रहेगा वहां पर, मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में वो दूर दूर हो चुके हैं, तो अब रिपल्शन इक्लिप्स के कंपैरिजन में तो कम ही होगा। और एनर्जी और स्टेबिलिटी उल्टा चलती है। तो अगर कोई पूछे एनर्जी ज्यादा किसकी है, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो कम स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन। न्यूमैन और सोहर्स प्रोजेक्शन ये आपको पता होने चाहिए। अब हमें दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इनको हम सेपरेटली सेपरेट रखते हैं। सेपरेट रखते हैं मतलब एल्केन की जो वीडियो है उसको अलग प्रोवाइड करा देते हैं अपन। ठीक है, ये वाली एक अलग तरीके से प्रोवाइड हो जाएगी। अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी, आपको नीचे पे दिख रहा होगा अभी तक, है ना? और बाकी एल्कीन और एल्काइन हो सकता है मैं कंबाइन, तो हो सकता है अलग अलग करके दूं, लेकिन आज ही के दिन पड़ जाएंगे दोनों, ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं। तो इसको यहीं पर करते हैं ख़त्म, बाकियों को उसके साथ अपलोड करते हैं।